नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 7th लेक्चर है। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज पर सोशल मीडिया के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर सोशल मीडिया जो है वो होता क्या है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम लोग जो वर्चुअल आभासी समुदाय या फिर आभासी जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके अपने कोई भी आइडियाज़ है, ओपिनियंस हैं, अपना कोई भी इंटरेस्ट है, हम उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो इंडिया जो है यहाँ पर जो अगर हम 2019 का जो डेटा उपलब्ध है उसको देखें तो 574 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं और ये जो एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है उससे हम लोग किस तरीके से जो है कम्युनिकेट करते हैं, हमारा जो सोशलाइजेशन पूरा प्रोसेस है वेब पर उसको इसने सोशल मीडिया ने बदल कर रख दिया है। तो सोशल मीडिया के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो वो है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है सोशल मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं और ये जो है ये कई तरीके से जो है इनका यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम इसके चैनल की बात करें तो ठीक है, जैसे व्लॉगिंग होती है, व्लॉगिंग है, माइक्रो ब्लॉग्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं बहुत सारी जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग्स लोग बहुत ज़्यादा लिख के जो है अपने ओपिनियंस को लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत सारे ऐसे इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी ऐप्स बने हुए हैं जहाँ पे कि लोग आपस में जुड़ते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिनके कि सेम इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि क्लब हाउस हो गया, स्टार कलाकार हो गया। तो यहाँ पर जो है लोग आपस में जुड़ के अपने जो लोगों के साथ जो है जुड़ने का काम करते हैं। तो इसने कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको रिवॉल्यूशनाइज किया है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक ये आभासी दुनिया है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है, यूट्यूब है, फेसबुक है, कोई सी भी प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा सकता है ताकि वो लोगों तक जो है अपनी बातों को पहुंचा सकता है, अपने विचारों को वहाँ पर व्यक्त कर सकता है अलग अलग तरीक़ों से। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन का जो है ये माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जिससे कोई भी व्यक्ति अपने विचारों, ओपिनियंस जो है उसको वीडियोस, इमेजेस या फिर हम कह सकते हैं ऑडियोज़, फ़ोटोज़ या फिर जो है लिख कर जो है लोगों तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्रभाव भी पड़े हैं इंडियन सोसाइटी पे। तो जब हम इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करेंगे, सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये लोगों में जो है जागरूकता पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। लोगों को तक जो है अलग अलग बातों को जो है अपने हम कह सकते हैं लोगों में जो है मास लेवल पे जागरूकता फैलाने में जो है सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर हम इजीली लोगों तक जो है बातें पहुँचा सकते हैं, जैसे कि जो है लोगों को जो है वहाँ पे हम उनको बता सकते हैं अलग अलग जो है चाइल्ड राइट्स के बारे में, LGBTQ कम्युनिटी के राइट्स के बारे में। तो इस तरीके से जो है अलग अलग मुद्दे पर, इश्यूज़ पर लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाने का काम किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिंग वर्ल्ड क्लोजर, दुनिया को जो है काफ़ी करीब लाता है। ये सोशल मीडिया जो
है इसमें जो है डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम किसी भी अपने रिलेटिव से जो है, अगर कोई अलग शहर में है, कोई अलग कंट्री में भी कोई हमारा रिलेटिव है, तो उससे भी जो है हम जुड़ सकते हैं कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम उसे ऑडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग जो हैं आपस में फैमिलीज़ में जो है अपनी फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, उसको शेयर करते हैं और वो आपस में जो है उनको लगता है कि वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये दुनिया को करीब लाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं फास्टर डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज़। समाचारों का तेज़ी से प्रसार करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर सरकार को कोई भी जो है लोगों तक कोई भी समाचार देना है, तो इतने सारे एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं, तो वो किसी भी माध्यम पे से यूज़ करके, ठीक है, या फिर जो है कई सारी जगह जो है प्लेटफॉर्म पे जो है कोई भी न्यूज़ देनी है तो लोगों तक वो पहुंचाई जा सकती है कम से कम समय में। जैसे कि सरकार, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं या फिर अलग अलग जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं, सबके जो हैं अपने ट्विटर अकाउंट हैं, वहाँ पर वो अपनी न्यूज़ दे सकते हैं अगर उन्हें कोई भी चीज़ बतानी है। फेसबुक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे जो है कोई भी समाचार अगर लोगों तक तेज़ी से देना है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद हम देखते हैं रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो लोग जो है अभी तक जो है वहाँ पे सामने आकर के बोलने में डरते थे, तो अब वो जो है अपने कोई भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने बारे में जो है, अगर उनके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ है तो उसके बारे में जो है लोग अब खुल के बोलने लगे हैं, ठीक है। कोई भी इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, उसके खिलाफ जो है लोग बोलने लगे हैं। जैसे कि मी टू कैंपेन था, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी जो हैं विमेन जो हैं उन्होंने आगे आके बोला था कि उनके साथ किस तरीके से इनजस्टिस हुआ है या फिर उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि, या फिर हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है अपनी वॉइस को रेज़ कर सकते हैं। जैसे कि निर्भया केस में भी जो है सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, लोगों ने जो है एक पूरा कैंपेन जो चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी इनजस्टिस हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, तो उसके लिए भी जो है वहाँ पे सोशल मीडिया का यूज़ करके जो है अपनी वॉइस को रेज़ किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जो भी वॉइसलेस पीपल हैं, जितने भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो भी जो है सोशल मीडिया का यूज़ करके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है। अपनी दिक्कतें जो हैं उनकी कम्युनिटी या फिर हम कह सकते हैं उनकी कम्युनिटी क्या प्रॉब्लम्स जो हैं, वो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या इनजस्टिस से गुजरना पड़ रहा है, वो लोगों तक जो है अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी जो वॉइस है उसको एक प्रॉपर चैनल देने का काम किया जाता है, ठीक है, ताकि जितनी भी जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं या फिर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनकी भी बातों को दुनिया तक रखा जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है, ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, NGOs हो गए, तो ये कई तरीके से जो हैं लोगों तक अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी सोशल मूवमेंट हो गया, या फिर जैसे कोई भी अगर नई स्कीम आई है तो लोगों तक किस तरह से उसका लाभ लेना है, तो उसके बारे में जो है लोगों को अलग अलग माध्यम से जो है जानकारी दी जा सकती है। तो अलग अलग तरीके से उन तक कम्युनिकेट किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर जो जितने भी जो और अलग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, तो वो भी जो है लोगों से जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है लोगों से जुड़ सकते हैं, अपने ओपिनियंस जो हैं, लोगों के ओपिनियंस जो हैं उसको किसी भी चीज़ पर मांग सकते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन का भी बहुत अच्छा माध्यम है। इसके बाद हम देखते हैं रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। असमानता को भी कम करने में हमने हाल ही में देखा है कि बहुत ज़्यादा काम किया है सोशल मीडिया ने, ठीक है। सोशल मीडिया की जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे जो व्लॉगिंग होती है, यूट्यूब है, उससे जो है लोगों को जो है इनकम जनरेशन में
ठीक है, इनकम जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है, जिससे कि समाज की जो इनइक्वालिटी का जो गैप था उसको कम करने में कहीं ना कहीं मदद मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर सपोज यूट्यूब पे जो है कंटेंट क्रिएट किया तो उससे क्या होता है, उससे लोगों की इनकम भी जनरेट होती है। तो इससे जो इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का जो है हम देखते हैं बहुत बड़ा रोल है। इसमें भी जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है क्रांति लेके आया है सोशल मीडिया। और ये जो पैंडमिक के बाद से जो है हमने बहुत ज़्यादा देखा है, जबकि यहाँ पर हमने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो अलग अलग माध्यम से जो है बच्चे जो हैं लोगों टीचर्स तक जो जुड़ रहे थे। यहाँ तक कि जो है कई सारे जो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर कि वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है, लोग वहाँ पर जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं या फिर अलग अलग जो है वेबसाइट से या फिर फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर कि वो टीचर से या फिर अन्य लोगों से कनेक्ट होके अब जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो है इसने बहुत ज़्यादा क्रांति लेकर के आया है। इसके बाद हम देखते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक एकीकरण में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। हमें अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता चलता है जब हम सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं या दूसरे लोग जो है अपने बारे में बताते हैं, तो उससे जो है अलग अलग संस्कृति के बारे में भी पता चलता है, जिससे हमें कल्चरल इंटीग्रेशन में और ज़्यादा मदद मिलती है। एम्पावर्स कॉमन मैन, आम आदमी को जो है वो और ज़्यादा जो है सशक्त बनाता है। कई बार ऐसे देखा गया है कि जो है जो भी कॉमन मैन जो है वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे देखा गया है कि कोई जो भी यात्री जो रेल में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी परेशानी हुई है तो केवल एक ट्वीट करने पे ही जो है उनको इंस्टेंट उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दिया गया है। ठीक है, तो ये कॉमन मैन को बहुत ज़्यादा एम्पावर या फिर सशक्त भी करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फेक न्यूज़ की। तो इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन सी फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अक्सर जो है एडिटेड पिक्चर्स जो हैं, एडिटेड वीडियोज़ जो हैं, जिनको कि अपलोड किया जाता है, जो कि जो समाज में जो है बहुत ज़्यादा अराजकता जो है फैला सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेट स्पीच। ठीक है, हेट स्पीच जो होती है इससे जो है लोगों के प्रति जो है एक जो है हेट इससे उत्पन्न की जाती है, किसी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन के अगेंस्ट जो है या फिर कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है तो उनके अगेंस्ट जो है एक जो आप कह सकते हैं कि जो है नकारात्मकता उनके प्रति जो है वो फैलाया जाता है पूरी सोसाइटी में, जिससे कि कई बार बहुत सारे जो है कम्युनल वायलेंस देखे गए हैं, राइट्स देखे गए हैं। ठीक है, वायलेंस और राइट्स उसमें बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। जैसे कि 2012 का जो मुजफ्फरपुर राइट्स था उसमें एक एडिटेड वीडियो क्लिप को दिखाया गया था, जिसके वजह से जो है वहाँ पर एक जो दूसरी कम्युनिटी जो थी उसके प्रति जो है लोग जो है उनके लोगों में जो है हिंसा भड़काने का काम किया था। इसी तरह अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था दिल्ली रायट्स। ठीक है, दिल्ली रायट्स जो हुआ था 2020 में, तो उसमें भी सोशल मीडिया पे हेट स्पीच जो है उसका बहुत ही बड़ा रोल था। इसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड ट्रोलिंग। ठीक है, ऑनलाइन उत्पीड़न और ट्रोलिंग भी किया जाता है। तो सोशल मीडिया की वजह से जो है लोगों को बहुत सारे ट्रोलिंग या फिर हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है। लोग जिनके उनके अगर विचार किसी से नहीं मिलते तो उनको वो ऑनलाइन ट्रोल करने लगते हैं, उनको ऑनलाइन जो है वो हैरेस करने लगते हैं। और जो है कई बार ये देखा गया कि एनोनिमसली, ठीक है, लोग जो है गुमनाम रूप से जो है लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जो कि उनकी मेंटल वेलनेस के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइवेसी इशू। गोपनीयता बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है ऑनलाइन, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अक्सर जो है लोगों की प्राइवेसी जो है वो ब्रीच की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन।
सोशल मीडिया की वजह से जो है महिलाओं के खिलाफ भी जो है अपराध बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि साइबर रेप है या फिर जो थ्रेट है, ठीक है, उनको जो है ऑनलाइन थ्रेट्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं जो कि उनकी डिग्निटी को, ठीक है, डिग्निटी को उनके नुकसान पहुंचाता है। उनके कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके कुछ पिक्चर्स वीडियोस को मॉर्फ कर दिया जाता है और उसको जो है ऑनलाइन जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है साइबर बुलिंग का भी शिकार होती हैं। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक जो है बुली बाय ऐप थी, जिसमें कि इंडिया की जो मुस्लिम वेमेन थी उनको उस ऐप पे जो है यहाँ पे लिस्ट किया गया था और फिर उनका जो है ऑक्शन किया जाता था। यहाँ पे उनकी जो है मॉफ्ड पिक्चर्स जो है उनको अपलोड की जाती थी। मुस्लिम्स जर्नलिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो इनको जो है यहाँ पर उनकी पिक्चर्स को अपलोड किया जाता था, जिसपे कि लोग आके डेरोगेटरी कमेंट भी करते थे। तो इस तरीके से जो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उसको बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है बढ़ावा देखने को मिला है। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का बहुत ज़्यादा संकट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पे लोग जो है बदलती दुनिया के साथ जो है अपने आप को जो है अलग अलग तरीके से जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर और जो कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को जो है कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से। जब भी कोई हम लोग फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे अलग अलग तरह के पिक्चर्स देखते हैं या फिर हम देखते हैं कि कोई किस तरीके से कहीं वेकेशन कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, जो कि उनमें आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी समस्या जो है पैदा हो जाती है, जिससे कि उनकी मेंटल वेलनेस पे जो है, वेलबींग पे जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे जो उनका जो हेल्थ बिहेवियर है, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है उस पर भी कई बार जो है नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जो है ग्रसित हो जाते हैं। अल्टीमेटली कई केसेस में देखा गया है कि लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसके नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिलीजियस इनटॉलरेंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग लोग जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, उनके अलग अलग रिलीजन हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग कम्युनिटी से वो लोग जो है बिलोंग करते हैं, और जब वो अपने जो ओपिनियंस को, बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को जब वो लोगों के सामने रखते हैं, तो कुछ लोग जो है उससे क्या होते हैं, उससे कुछ लोग आहत हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है रिलीजियस इनटॉलरेंस जैसी समस्या भी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिली है। तो जब भी उनके क्लैशेस होते हैं, ठीक है, उनके जो ओपिनियन में जो क्लैशेस होते हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्राइम्स, ठीक है, बहुत तरीके के अपराध भी होते हैं ऑनलाइन, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ऑनलाइन जो है अब्यूज़ किया जाता है लोगों को, इस तरीके के क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इन्हीं सब नकारात्मक जो प्रभाव हैं सोशल मीडिया के, उसकी वजह से जो है यहाँ पे हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की, नियंत्रित करने की ज़रूरत पड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हम आगे इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमें अपना खुद का बिहेवियर जो है उसको नियंत्रित करना होगा। जब भी हम लोग ऑनलाइन कोई भी कार्य करते हैं तो हमें खुद से देखना होगा कि जो भी हम जो पोस्ट कर रहे हैं, क्या ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा, इससे किसी की जो भावना है जो है वो आहत तो नहीं हो रही, क्या हमने जितनी भी जो फैक्ट्स हैं इसको लेके, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है इसके फैक्ट्स को चेक किया है, या फिर हम इररिस्पॉन्सिबली ही जो है कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमें अपने बिहेवियर को जो है सेल्फ कंट्रोल करना होगा, हमें अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और तभी जो है हम लोग जो यहाँ पे जो नकारात्मकता जो फैल रही है उसको हम लोग कहीं ना कहीं कंटेन करने पे अपने लेवल से मदद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है हम लोग सहारा लेकर जितनी भी जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, उसको जो है हम लोग कहीं ना कहीं रोकने में मदद मिल सकती है। जैसे कि जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है कुछ कंटेंट को जो है वो ब्लॉक कर देता है,
जब भी वो कोई ऐसा कंटेंट देखता है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, ठीक है, कोई अब्यूजिव वर्ड्स है या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जिससे सोशल हार्मनी जो है उससे डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है, न्यूडिटी है, पोर्नोग्राफी है, ठीक है, तो वो ऐसी इमेजेस, वीडियोस, वर्ड्स को खुद से ही जो है यहाँ पर वो ब्लॉक कर देता है, ताकि वो जो है लोगों तक जो है उसको पहुँचाया ना जा सके। तो यहाँ पे जो है ये अपने आप ही जो है रेड फ्लैग रेस कर देता है जब भी वो किसी ऐसी न्यूज़ को या फिर पिक्चर को जब डिटेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली जो है रेड फ्लैग रेस हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिक्ट प्राइवेसी पॉलिसी, सख्त गोपनीयता नीति अपनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जो प्राइवेसी है उसको हम लोग मेंटेन कर सकें। इसके बाद है एनक्रिप्टेड डेटा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार देखा गया है कि जो फेसबुक जो है उस पर जो है लोगों का डेटा लीक हो जाता है। पहले भी जो है ऊबर जो है उसकी वजह से जो है लोगों का डेटा लीक हुआ है। तो इसको जो है पूरा जो डेटा जो है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है उसको दूसरों तक ना पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ ऑनलाइन जो है वो सही है, क्या चीज़ वो गलत है, वो उसका जो है राइटफुल मैनर में किस तरीके से जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो है जितने भी जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी जो है वहाँ पे बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ के जो रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लिटरेसी जो साक्षरता दर जो है वो कम है, तो उन वहाँ के लोगों को ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोगों को के अंदर जो है डिजिटल लिटरेसी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे ही जो है व्हाट्सएप और फेसबुक द्वारा जो है कई सारे जो है जो कैंपेन चलाए गए हैं जिससे कि यहाँ पर जो इनके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको रोकने में हमें मदद मिल सकती है। जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप के कैंपेन की बात करें तो शेयर जॉय नॉट र्यूमर्स, ठीक है, खुशी साझा करें, अफवाहें नहीं, इनका एक कैंपेन चलाया गया था जिसमें कि वो उनका मेन एम था कि जितनी भी जो र्यूमर्स या फिर जितने भी जो इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से जितने भी जो मैसेजेस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है उसको रोका जा सके, ताकि जितनी भी जो र्यूमर्स या फिर अफवाहें फैलाई जाती हैं उसको कहीं ना कहीं कंटेन करने में मदद मिले, ठीक है। तो फेक न्यूज़ है, रूमर्स है, इनको कंटेन करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं फेसबुक का भी कैंपेन चला था सोशल फॉर गुड, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पे उन्होंने साइबर बुलिंग जैसे इशू को एड्रेस करने के लिए, लोगों के मेंटल वेलबींग जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, और जो यंग यूज़र्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए जो है सोशल फॉर गुड जैसे कैंपेन का जो है यहाँ पे उन्होंने चलाया था। इसी के साथ साथ जो है हम देखते हैं कि सरकार का भी जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरकार का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार की जो पूरी जो आईटी सेल है उसको और ज़्यादा सक्रिय होने की ज़रूरत है ताकि जितनी भी जो फेक न्यूज़ हैं, हेट स्पीचेस हैं, उसको कंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। तो यहाँ पे एक जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो सरकार है उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ जो है एक हम कह सकते हैं एक डील करनी चाहिए कि कोई भी अगर ऑफेंसिव कंटेंट है, फेक स्पीच है, हेट स्पीच है, फेक न्यूज़ है, हेट स्पीच है, तो उसको जो है जल्दी से जल्दी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उसको हटा दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेंगलोर पुलिस ने जो है यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जितनी भी जो रूमर्स फैलाई जा रही थी कावेरी डिस्प्यूट पर, जब सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आना था, तो वहाँ पर भी जो है बेंगलोर पुलिस ने जो है सोशल मीडिया का यूज़ करके जो है जितनी भी जो रूमर फैलाई जा रही थी उसका अंत किया था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि सोशल मीडिया जो है उसका हम लोग और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। जो भी ये टेक्नोलॉजी है इसको हम कह सकते हैं कि ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, दो धारी तलवार की तरह है। इसके एक बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं तो लेकिन बहुत सारे इसमें नेगेटिव्स भी हैं। तो यहाँ पर जो है हमें इसकी नकारात्मक प्रभाव को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों को जो है सशक्त बनाने में काम करता है, लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको जो है इंश्योर करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है रिसेंटली अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हैज शोन रिमार्केबल रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी इन इंडिया, गिव रीजंस फॉर डिक्रीजिंग रूरल पॉवर्टी एंड ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया।
हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट ने भारत में ग्रामीण गरीबी में उल्लेखनीय कमी दिखाई है। ग्रामीण गरीबी में कमी के कारण बताएं और ग्रामीण भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के उपाय भी सुझाएं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर एक्सट्रीम पॉवर्टी या फिर अत्यधिक गरीबी क्या होती है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर जो भी व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन 1.90 यूएस डॉलर से कम कमाता है या उस पर जीता है, तो उस व्यक्ति को जो है अत्यधिक गरीबी या फिर जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से ग्रसित माना जाता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि वर्ष 2011 से लेकर 2019 तक का जो है यहाँ पर इंडिया का डेटा गैदर किया गया है और उसमें जो है पाया गया है कि इंडिया में इस पीरियड में गरीबी दर में काफ़ी कमी आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया की बात करें तो इसमें कमी कितनी हुई है, करीब 12.3% की कमी पाई गई है, जो कि 2011 में जो है 22.5% थी, वो घटकर 2019 में, ठीक है, 10.2% हो गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि करीब 12.3% के इसमें जो है हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम रूरल एरियाज़ की गरीबी दर देखें तो रूरल एरियाज़ में गरीबी दर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, जो कि शहरी इलाके हैं उसके कंपैरिजन में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे जो गरीबी दर है वो ज़्यादा कम हुआ है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो 2011 में ये गरीबी जो थी वो 26.3% थी, जो घट के 2019 में 11.6% हो गई है। तो हमें इसमें टोटल अगर हम देखें तो इसमें कितनी गिरावट हुई है, 14.7% की हमें गिरावट देखने को मिलती है। यहीं अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 2011 में अर्बन एरियाज़ की जो पॉवर्टी रेट था वो था 14.2%, जो कि 2019 में घट के कितना हो गया है, वो हो गया है 6.3%। तो टोटल हमें यहाँ पे 7.9% की ही गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से गरीबी जो है वो कम हो रही है। तो इसके क्या क्या कारण हैं, ठीक है, अब हम उस पर नज़र डाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि जो लाभार्थियों को पहचानने के लिए जो है सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जितने भी जो यहाँ पे 2011 में SECC 2011 के रिजल्ट्स थे उसके बेसिस पे बहुत सारे जो है घर ऐसे पाए गए थे जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित हैं। तो उन घर को चिन्हित करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है और फिर उनको जो है वहाँ पर सरकार के द्वारा जो है काफ़ी अलग अलग स्कीम से, अलग अलग योजनाओं से वहाँ पर उन फैमिलीज़ को मदद पहुँचाने का काम किया गया है, जिसकी वजह से जो रूरल पॉवर्टी है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं SC ST कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, बैकवर्ड रीजन में, जो कि जैसे कि बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, असम है, राजस्थान है, ठीक है। तो ये सभी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है लाभ पहुंचाया गया है, जिससे कि गरीबी, जो ग्रामीण गरीबी है उसको कम करने में मदद की गई है। इसके साथ साथ जो है इसमें ग्राम सभा का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राम सभा जो है इन्होंने जो है इन सारे परिवार को चिन्हित करने में बहुत ज़्यादा मदद की है कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर कि सरकार की योजनाओं को, जिनका कि कोई भी लाभ नहीं मिला है, ठीक है। तो ग्राम सभा ने उनको चिन्हित किया है और इंश्योर किया है कि जो भी प्रोग्राम्स या फिर जितने भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ इन कम्युनिटीज़ को या फिर इन सोशल ग्रुप्स तक पहुंचाया जाए। तो इस वजह से SECC 2011 की वजह से जो है यहाँ पे रूरल पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट की उपलब्धता, जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से जब
यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है लोगों को जो है क्रेडिट उपलब्ध कराया गया है बैंक से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। मुद्रा लोन जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत लोगों को जो है फॉर्मल रूप से जो है वहाँ पे क्रेडिट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लोगों को जो है अपनी लाइवलीहुड को जो है और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने में, या फिर अपना कोई भी जो है कार्य लगाने के लिए, ठीक है, तो या फिर जो है हम कह सकते हैं कोई भी अपना जो है सेटअप इस्टेब्लिश करने में जो बहुत ज़्यादा मदद मिली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि पढ़ाई के लिए लोन लिया है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी कार्य हुआ है, जिसकी वजह से रूरल पॉवर्टी में जो है में जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि कमी आई है। इसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, बुनियादी ढांचे का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जिसकी वजह से भी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, जो कनेक्टिविटी है रूरल अर्बन एरियाज़ की, उसमें जो है और ज़्यादा इजाफा हुआ है। जो विलेज रोड्स हैं उसको और ज़्यादा पक्का कर दिया गया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाया गया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है रूरल पॉवर्टी में कमी देखने को मिली है। स्कूल्स का डेवलपमेंट हुआ है, पक्के रोड की वजह से जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत हुई है। और जब वहाँ पे काम हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल रहा था। रोज़गार मिलने की वजह से भी जो उनकी गरीबी दर में जो है कमी देखने को मिली है। इसके बाद हम देखते हैं टारगेटेड कवरेज ऑफ वुमेन इन गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं जिसमें कि वुमेन को टारगेट किया गया था, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना है, ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से, ठीक है, उनकी मदद से जो है वुमेन को जो टारगेट करके उनको जो वित्तीय रूप से और ज़्यादा सशक्त किया गया है, उनमें जो गरीबी जो थी उसके दर को और ज़्यादा कमी करने में मदद मिली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है करीब 75 लाख, ठीक है, 75 लाख SHG जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके वुमेन टारगेटेड स्कीम्स पर काम किया है, जिससे कि वुमेन में जो है गरीबी दर कम देखने को हमें मिली है। इसके साथ साथ जो है आधार का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है, आधार से जो है हमें बेनिफिशियरीज, ठीक है, बेनिफिशियर जो एक्चुअल जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज हैं उनको पहचानने में मदद मिली है, और कई लेवल पे जो करप्शन होता था उसको मिटाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी लेड एक्शन, समुदाय के नेतृत्व वाली काफ़ी सारी जो है कार्रवाई की गई थी, जैसे कि जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स या फिर योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके अंतर्गत जो है कम्युनिटी को डायरेक्ट जो है लाभ पहुंचाया जा रहा था, जैसे कि LED बल्ब्स उन लोग को पहुंचाए गए हैं, जिससे कि उनके बिजली का बिल जो है वो कम हुआ है, ठीक है, उनको जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, कई प्रकार से जो है उनको जो है सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे कि वहाँ पर गरीबी दर में कमी देखने को मिली है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल कवरेज ऑफ स्कीम्स, ठीक है, यहाँ पर जो है योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज किया गया है 100%, ठीक है, 100% का टारगेट रखा गया था, जैसे कि 100% घर पे जो है वहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो करनी है, 100% लोगों को जो है LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना है, हर गांव में जो है पक्का रोड की सुविधा होगी, हर लोग को जो है पक्का हाउसेज जो है वो दिए जाएंगे। तो 100% का जो टारगेट रखा गया है उसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा हमें मदद मिली है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स टू रूरल एरियाज़, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में धन का हस्तांतरण। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो भी पब्लिक फंड्स जो थे, ठीक है, उसको डायरेक्टली जो है वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो रूरल एरियाज़ में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिससे कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ग्राम पंचायत लेवल पर रिसोर्सेज जो थी वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको बनाने में जो है प्रोजेक्ट का कार्य को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है, जिससे कि वहाँ पे हमें गरीबी दर में जो है कमी देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल एंड कॉन्करेंट ऑडिट्स, ठीक है,
तो यहाँ पर देखा गया है कि जितने भी जो फंड्स वहाँ पे दिए जा रहे हैं रूरल एरियाज़ में, उनको वो ठीक से जो है रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज़ हो रही हैं कि नहीं। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं ताकि जो है वहाँ पे उनका जो है एफिशिएंटली उन योजनाओं का लाभ जो है वहाँ लोगों तक पहुँचाया जा सके। फॉर एग्जांपल मनरेगा जो है, ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत ये देखा गया है कि जो भी असेट क्रिएट हो रहा है वो ड्यूरेबल हो, ठीक है, वो प्रोडक्टिव असेट ही जो है वो वहाँ पे उसका ही निर्माण किया जा रहा हो। इसके बाद हम देखते हैं डाइवर्सिफाइंग लाइवलीहुड्स इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका में भी विविधता जो है लेकर के आई गई है। अलग अलग तरीके से जो है हर गांव का विकास हो रहा है, तो वहाँ पे जो लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए लाइवलीहुड डाइवर्सिफाई भी बहुत ज़्यादा उनका हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामाजिक सहभागी की वजह से भी जो है यहाँ पर हमें जो है गरीबी रेखा को जो है कम करने में मदद मिली है। जैसा कि हम जानते हैं नीति आयोग द्वारा जो है यहाँ पर जो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि वहाँ पे अलग अलग जितने भी जो विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत है, उनको जो है रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, उनको रैंकिंग दी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, वहाँ पे कितना विकास हो रहा है अलग अलग पैरामीटर्स पे। तो वहाँ पर इन अपने विलेज को, अपनी ग्राम पंचायत की रैंकिंग को सुधारने के लिए वहाँ पे होल कम्युनिटी जो है वो उसने मिल करके काम किया है। तो इसी वजह से जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि रूरल एरियाज़ की जो पॉवर्टी है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़। तो हम लोग और क्या क्या जो है कदम उठा सकते हैं जिससे कि जो रूरल एरियाज़ है, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे गरीबी और बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज़ द स्कोप ऑफ मनरेगा, ठीक है, मनरेगा का हमें दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो अभी जो है 100 डेज़ का, ठीक है, 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देते हैं, उसको हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी जो अनस्किल्ड वर्कर को इसके अंतर्गत लाया गया है, इसमें स्किल्ड वर्कर्स को भी लेकर के आया जा सकता है। तो मनरेगा का स्कोप जो है, दायरा जो है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद हमें कौशल विकास, वहाँ के जो रूरल एरियाज़ के जो भी लोग हैं उनके हमें स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास पे और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है ताकि उनको जो है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के लिए और ज़्यादा जो है इनकरेज किया जा सके उनको, ताकि वो खुद से कोई अपना जो है बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकें। इसके साथ साथ हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना पर भी ध्यान देना ज़रूरी हो गया ताकि जो है लोगों की कनेक्टिविटी को जो है और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके बाद साथ साथ जो है एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है लोगों को देना होगा। शिक्षा पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो मार्केट की डिमांड है स्किल्स की और जो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका जो गैप है उसको और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत देने की ज़रूरत है ताकि जब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर जॉब के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो उनको जॉब पाने में कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। तो एजुकेशन है उस पर हमें जोर देने की ज़रूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग पे जोर देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है, कृषि के विकास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ताकि जो है जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे अलग अलग तरह की जो है टेक्निक्स लेके, जितनी भी जो मॉडर्न टेक्निक्स है उसको लेकर के आने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहाँ पे, वो रूरल एरियाज़ में ही बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर हमें रूरल जो भी जितने भी जो ग्रामीण इलाके हैं, अगर हमें उसका विकास करना है तो हम कृषि क्षेत्र को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र का जो है विकास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जो फार्मर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पे जो है कई प्रकार की सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है। वहाँ पे प्रोडक्टिविटी, मॉडर्न टेक्निक्स लेकर के आने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, वित्तीय समावेशन को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों में जो है सेविंग्स की जो हैबिट हो उसको हम लोग और ज़्यादा डेवलप कर सकें, ताकि इनको फर्दर जो है जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में और ज़्यादा मदद मिल सके और इनके जो है यहाँ पर
कह सकते हैं कि इनके फ्यूचर में भी जो इनकी सेविंग्स है वो इनके काम ही आएंगी। हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इतने भी जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जितने भी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी सोशल सिक्योरिटी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों की हेल्थ पर, लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको फ्री में प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि लोगों की आमदनी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो जो है उनकी हेल्थ या फिर अगर कोई भी बीमार होता है व्यक्ति तो उस पर चला जाता है उसके खर्च में। तो यहाँ पे जो है हेल्थ सर्विसेज को जो है प्रोवाइड कराना चाहिए जितने भी जो लोग हैं, ताकि जो है उनमें उनकी जो गरीबी रेखा दर जो है उसको कम किया जा सके। इसके बाद है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू लोकल बॉडीज़। ठीक है, स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वायत्ता होनी बहुत ही ज़रूरी है। जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है या फिर जो ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है उसको मॉनिटर कौन करता है, वो ग्राम पंचायत, ग्राम सभाएं करते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो है उनके पास जो है और ज़्यादा रिसोर्सेज, उनके पास जो है और ज़्यादा फाइनेंशियल फंड्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ उनके अंदर जो है एक स्वायत्ता होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपनी जितनी भी जो लोकल नीड्स के हिसाब से वो पैसा जो है वो खर्च कर सकें, ताकि जो है वहाँ पे लोकल एरिया का जो डेवलपमेंट है, लोकल एरिया का जो विकास है उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। इसके साथ साथ जो है प्रमोट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि जो है वहाँ पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लगाया जा सके। ठीक है, जिससे कि हमें क्या होगा, हमें जो रीजनल इम्बैलेंस है, ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस जो है उसको भी हमें कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जब ग्रामीण क्षेत्रों का जब विकास होगा, वहाँ पे भी जो है नई नई इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, माइग्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसमें भी जो हमें कमी देखने को मिलेगी। रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उन्हें वहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होंगी, जिससे कि वो लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मुख नहीं करेंगे, और यहाँ पे हमें अर्बन पॉवर्टी में भी अल्टीमेटली कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जितने भी जो है हमें जितने भी जो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ की जो लोकल नॉलेज है, वहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसको जो है हमें ई मार्केट से जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, ठीक है, बैम्बू वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन उसकी जो मार्केट में उपलब्धता जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर हम ई मार्केट से उसको जोड़ दें, इंटरनेट के थ्रू जोड़ दें, तो उससे जो है हम पैन इंडिया को में वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम लोग जो है सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे उपाय हैं जिससे कि हम लोग रूरल एरियाज़ की पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग जो है डील कर सकते हैं। तो हम अंत में ये कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ है आज भी वहाँ पर ज़्यादा जो भी इलिटरेसी जो है वहाँ पे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है। तो हम लोग को रूरल एरियाज़ का विकास करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर भी, जितने भी जो डिप्राइव्ड हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, उनकी भी जो ईज़ ऑफ लिविंग जो है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें, उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इसके बाद कुछ सरकार द्वारा जो है कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जिसको कि कोई भी मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है इसको एलाबोरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जिसमें कि यूथ के कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत है जिसमें कि जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं लोगों को, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जिसमें कि 100 दिन का जो है उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है लोगों को, पीएम आवास योजना है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, पीएम जनधन योजना है। तो ऐसी बहुत सारी सरकार द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि हम लोग जो है ओवरऑल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है उसमें कमी ला सकें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, शुड एफ्स्पा बी रिपील्ड, एग्जामिन। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम क्या है, क्या अफ्स्पा को ख़त्म कर देना चाहिए, इस पर जांच करें। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एफ्स्पा या फिर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट की बात करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था और जम्मू एंड कश्मीर के जो एरिया है वहाँ पे 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें आर्म्ड फोर्सेस को एक स्पेशल पावर दी जाती है ताकि जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं उनको जो है और अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, एफिशिएंटली जो है वहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे जो है इंसर्जेंट एक्टिविटीज़, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट एरिया में और जम्मू एंड कश्मीर एरिया में। तो इसी वजह से वहाँ पे जो है डिस्टर्ब्ड एरियाज़ जो हैं ये उसको वहाँ पे जितने भी जो आर्म्ड पर्सनल हैं या फिर हम कह सकते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको स्पेशल पावर कुछ दी गई है ताकि वो लोग वहाँ की जो प्रॉब्लम है उससे एफिशिएंटली डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरिया को यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन जो है घोषित कौन कर सकता है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया जो है इसको डिक्लेयर कौन करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर जो है गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। ठीक है, स्टेट का जो गवर्नर होता है वो कर सकता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी। ठीक है, यूटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया को जो है वो घोषित कर सकते हैं। और अगर हम फिलहाल में देखें, प्रेजेंटली देखें, तो एफ्स्पा जो है वो 5 स्टेट्स में या फिर पूरी तरीके से या फिर किसी उन स्टेट से किसी ना किसी पार्ट में जो है अभी भी और एफ्स्पा जो है वो लगाया गया है। जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, नागालैंड है और इसके साथ साथ जो है वो JNK हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल आई गेस 6 हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ 6। ठीक है, तो टोटल जो 6 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के प्लस JNK में जो है यहाँ पर एफ्स्पा जो है अभी भी लागू है। तो यहाँ पर कौन कौन सी जो है स्पेशल पावर्स आर्म्ड फोर्सेस को दी गई हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी वायलेटर पाया जाता है, जो भी वहाँ के जो स्पेशल लॉज हैं उसके अगर कोई भी जो है उल्लंघन करता है, तो वहाँ के ऑफिसर्स को पूरी छूट है कि वो उन पर जो है वो उन पर गोलियां चला सकते हैं या फिर जो है अपने जो है बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ है कि वहाँ पे किसी भी बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जो है वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। बिना किसी वारंट के किसी भी सेटलमेंट पर जो है वहाँ पे छापेमारी की जा सकती है, वहाँ पे सर्च किया जा सकता है। इसके साथ साथ ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी घर है जहाँ पर कि ऐसी केवल मात्र जो है यहाँ पे सस्पिशन है कि वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है बहुत सारे वेपन्स रखे गए हैं या फिर जो है ये जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया गया है या फिर जो है वहाँ पे कोई जो है ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को आश्रय दिया गया है उस घर में, तो वहाँ पर जो है उस पूरे शेल्टर को भी तहस नहस करने की जो है वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पास जो है पावर होती है। इसके साथ साथ जो है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन से जो है उन्हें जो है उन्मुक्ति है, क्योंकि वहाँ पर जो है जो भी उनके जो एक्ट्स होते हैं उसके लिए उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उन पे कोई भी जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती अनटिल एंड अनलेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है जब तक उसकी हामी नहीं होगी तब तक जितने भी जो वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके ऊपर कोई सी भी प्रकार की जो है प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एफ्स्पा। ठीक है, एफ्स्पा के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं अब हम उसको देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है गिव्स पावर टू आर्म्ड फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर और रिस्टोर नॉर्मल सिचुएशन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जितनी भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसको जो है यहाँ पे डिस्करेज करता है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं कि वो किसी भी व्यक्ति पे जो है वहाँ पे अपना बल का प्रयोग किया जा सकता है या फिर जो है उनको गोली मारी जा सकती है, तो जिससे जो वहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको डिस्करेज करने में काफ़ी मदद मिलती है और वहाँ पे ताकि जो है नॉर्मल सिचुएशन को वापस से रिस्टोर किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ऐसी जगह पर जो है ऐसे स्पेशल एरियाज़ पे इनको लगाया गया है जहाँ पर कि जो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या फिर जो IPC है, सॉरी ये IPC होगा, ठीक है, इंडियन पेनल कोड के जो लॉज हैं वो वहाँ पर इन यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने में असक्षम है। तो इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ की जो इंसर्जेंसी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उसको डील करने के लिए जो है एक स्पेशल पावर्स देने की आर्म्ड फोर्सेस को ज़रूरत है।
तो इस वजह से भी जो है यहाँ पे एफ्स्पा जो है वो लागू रहना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स। प्रॉक्सी समूहों की बहुत सारी जगह जो है उपस्थिति देखी गई है, ठीक है। ये बाहर से जो है इसको पोषित किया जाता है, इन बाहर से जो है इसकी फंडिंग होती है, कई जगह ऐसा देखा गया है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉक्सी ग्रुप्स जो मौजूद हैं, ठीक है, तो इसके पूरा जो लोकल पीपल को इस्तेमाल किया जाता है और बाहर से बैठ के जो है उनको लोकल पीपल का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इनके जो पूरा नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के पास स्पेशल पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाहर से जो लोग एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे, ये बाहर जो है काम कर रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेजेंस है इनको तोड़ने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को जो है स्पेशल पावर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत सारी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या फिर इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ जो हैं, जिससे कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वहाँ पे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, माइंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए जो है इन सभी चीज़ से डील करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग आर्म फोर्सेस, ठीक है। सशस्त्र बलों में सुरक्षा की भावना होनी चाहिए कि वो कोई भी अगर एक्शन ले रहे हैं तो उस पर जो है उनके खिलाफ जो है कोई इंक्वायरी नहीं होगी, तभी जो है वो इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि अगर जो है अगर वो लोग किसी भी एरियाज़ को किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर है उसके लिए, अगर उसके सर्च के लिए अगर वो सर्च वारंट लेने जाएं, या फिर किसी भी व्यक्ति को जो है उसके वारंट लेने में बहुत ज़्यादा जो है वारंट की फॉर्मेलिटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो हो सकता है कि उस वारंट आने से पहले ही डैमेज जो है वो हो चुका हो। तो इसलिए जो है उनके पास एक स्पेशल पावर होने की ज़रूरत है, जिससे कि वो लोग सारी सिचुएशन से इफेक्टिवली डील कर सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं बूस्ट मोरल ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र बलों के सदस्यों का मनोबल बढ़ाता है कि वो जो है इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। अगर यही, ठीक है, एफ्स्पा को रिपील कर दिया जाता है या फिर जो है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है, तो इससे आर्म्ड फोर्सेस जो है वो तो डीमोरलाइज होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी जो इंसर्जेंट्स हैं वहाँ पर, या फिर जो टेररिस्ट हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो नेक्सलाइट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, ठीक है, उनका जो है और ज़्यादा मोरल बूस्ट हो जाएगा। वो लोग जो है हम कह सकते हैं कि वो उनको जो है जो लोकल्स को यूज़ करके, ठीक है, लोकल्स को यूज़ करके जो आर्म फोर्सेस के ऊपर वो लोग फेक केसेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जो है यहाँ पे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी गई हैं। इसके बाद है स्पेशल पावर्स टू टैकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, ठीक है। तो ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसके लिए एक्स्ट्रा पावर्स जो है आर्म फोर्सेस को देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो है आर्मी ने जो है बार बार ये दोहराया है कि हमें जो है स्पेशल पावर्स की ज़रूरत है यहाँ पे जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनसे लड़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ये कहता है कि एफ्स्पा को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एफ्स्पा के विरोध में क्या क्या जो है आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मिसयूज़ ऑफ द एक्ट। जो ये जो पूरा एक्ट है इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है आर्म फोर्सेस के द्वारा। जैसे कि कई बार जो है एक्यूज़ लगाया गया है कि फेक एनकाउंटर्स होते हैं, ठीक है, भीड़ पर जो है वो फायरिंग कर दी जाती है, तो क्राउड पर फायरिंग की जाती है जिसमें कि बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। तो इस पूरे जो एक्ट का जो मिसयूज़ होता है वो मिसयूज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस को एक लाइसेंस मिल गया है लोगों को मारने के लिए, ठीक है। तो जो कि सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 जो है एफ्स्पा का उसका उल्लंघन है, ठीक है। जो सेक्शन 4 जो है ये एक बहुत बड़ा जो है कंटेंशन बना हुआ है सेक्शन 4 जो है पूरे एक्ट का, क्योंकि ये ऑफिसर्स को ऑथराइज करता है कि वो जो है किसी के भी ऊपर जो है फायर कर सकते हैं, या फिर जो है किसी भी व्यक्ति के ऊपर फायर कर सकते हैं, भले ही चाहे उससे लोगों की डेथ ही क्यों ना हो जाए, अगर वो वहाँ पे रूल का जो भी एक्ट है उसके प्रोविजंस का वायलेट करते हैं या फिर उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा
ज़्यादा लोग कहीं पे इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, या फिर लोग जो हैं वो वेपन्स को कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ऑफिसर्स को पूरी छूट दी गई है कि बिना मतलब कि ऑफिसर्स को छूट दी गई है कि वो लोग जो हैं वो भीड़ पर भी जो है वहाँ पर फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हालांकि जो फायरिंग करने के पहले वार्निंग देनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक बहुत बड़ा कंटेंशन बना हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे फेक एनकाउंटर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं। आर्म फोर्सेस पे अक्सर जो है यौन उत्पीड़न का भी जो है एक्यूजेशन जो है लगाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि केवल जो है सर्च करने के नाम पे किसी भी घर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है, पूरे पूरे विलेजेस को जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं उनके पास जो है इम्यूनिटी है, प्रोसिक्यूशन उनके को जो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती बिना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। तो वहाँ पे जो है जो भी वो लोग कार्य करते हैं तो उसके लिए अपने एक्शंस को वो लोग जस्टिफाई करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो इस तरीके से इस एक्ट का जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। जितनी भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इंडिविजुअल्स जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें कई कई दिन तक जो है कस्टडी में रखा जाता है, जबकि जो है यहाँ पर ये कहता है एक्ट कि जो जिसको भी आप अरेस्ट करें उसको जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल जो है लोकल पुलिस के सामने पेश करना है। लेकिन यहाँ पर जो है अरेस्ट तो कर लिया जाता है लेकिन कई दिन तक जो है अपनी ही कस्टडी में रखा जाता है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स है उसका भी बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 21 जो है उसका बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। इसके साथ साथ जितने भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जितने भी जो केस होते हैं, ठीक है, उनकी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी नहीं की जाती, उनको किसी भी प्रकार से फॉलो नहीं किया जाता, तो जिससे कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसके भी अगेंस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं आर्केइक लॉ, एक ये पुरातन कानून है, ठीक है, 1958 में जो है इसको लागू किया गया था नॉर्थ ईस्ट एरिया में, 1990 में इसको लागू किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। उससे भी पहले अगर हम बात करें तो ये इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पे ये जो रीजन्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा पुअर था, रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा रिच था, तो इस पूरे एरिया का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो इस वजह से जो ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ पे उन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1958 में इसको लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा। तो ये एक बहुत ही पुराना लॉ है और यहाँ पे उस टाइम से अब तक जो है बहुत सारी जो है सिचुएशन में जो है बहुत ज़्यादा चेंज देखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2018 में, ठीक है, 2018 में मेघालय से जो है पूरी तरीके से एफ्स्पा को रिमूव कर दिया गया था। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश में वहाँ से भी एफ्स्पा को रिमूव कर दिया गया था। त्रिपुरा से 2015 में पूरी तरीके से एफ्स्पा को जो है रिमूव कर दिया गया था। तो कई सारी जगह जो है ऐसी सिचुएशंस जो है वो बदली हैं। तो उस बदली सिचुएशन के साथ ऐसा ये जो कानून है ये बहुत ही ज़्यादा आर्केइक है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसके साथ साथ जो है इनअफेक्टिव, ये बहुत जगह पे जो है अप्रभावी भी देखा गया है कि 60 इयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो गए हैं इसको लागू हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जितने भी जो एरियाज़ हैं यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़, नक्सलाइट एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम नहीं हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नॉर्मलसी को रीस्टोर करने में, ठीक है, तो ये पूरा एक्ट जो है वो कामयाब नहीं हुआ है और ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है जिससे कि ये पाया जा सके कि एफ्स्पा से, ठीक है, एफ्स्पा से इन सारी जगहों पे वायलेंस को कम किया जा सकता है। जबकि कुछ लोग का ये मानना है कि एफ्स्पा की वजह से ही यहाँ पे इन सारी जगहों पर वायलेंस जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर करने का जो क्राइटेरिया है उसमें भी कोई भी ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता नहीं है और इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ हैं उनके रिकमेंडेशन के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेड्डी कमेटी के बारे में, जिसको कि वर्ष 2004 में गठित किया गया था और जीवन रेड्डी कमेटी और सेकेंड ARC रिपोर्ट जो है, ठीक है,
इन दोनों ने ही ये कहा था कि एफ्स्पा को रिपील कर देने की ज़रूरत है और इसके जो भी प्रोविजंस है, एसेंशियल प्रोविजंस जो हैं, उसको जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत जो है वो मर्ज कर देना चाहिए। और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही कमेटी, ARC की रिपोर्ट और जीवन रेड्डी कमेटी, दोनों ने ही जो है एफ्स्पा की रिपील करने की रिकमेंडेशन दी थी। इसी के साथ साथ हम संतोष हेगड़े कमेटी को देखें तो जो कि मणिपुर में एनकाउंटर डेथ केस हुआ था, उस पर संतोष हेगड़े कमेटी ने कहा था कि जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल हैं, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर जो है केंद्र सरकार जो है ये जो है साफ करे कि उनके ऊपर जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी कि नहीं। 3 महीने के अंदर उन्हें 3 मंथ्स का जो है वो टाइम फ्रेम दिया गया था। इसके साथ साथ जो है संतोष हेगड़े कमेटी ने ये कहा था कि जो एफ्स्पा जो है ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में और JNK एरिया में, ठीक है, पीस स्थापित करने में, शांति स्थापित करने में एक बहुत बड़ा जो है इम्पेडिमेंट है, रोड़ा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है इस पूरे एक्ट की जहाँ जहाँ पे भी ये लागू किया गया है, वहाँ पे हर 6 महीने पे इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम यूनाइटेड नेशन की देखें, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने भी ये कहा था कि ये जो पूरा लॉ है, ये इंटरनेशनल लॉ और जो भारतीय लोकतंत्र है उसके खिलाफ है, इसलिए इसे जल्द से जल्द जो है रिमूव करने या फिर रिपील करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को समझ, ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट्स है उसकी हमें इम्पॉर्टेंस को समझना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन, जब भी अगर जो है कोई भी ऑपरेशन वहाँ पर अगर कैरी आउट हो रहा है तो उसमें ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो हमें जो आर्टिकल 21 में जो हमारे जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितने भी जो एंटी इंसर्जेंट ऑपरेशंस हैं उनमें पारदर्शिता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी है। अगर कोई भी HR, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पे उसका भी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई हो रहा है तो उस पर भी जो है पूरी तरीके से जो वहाँ पे भी पारदर्शिता होनी चाहिए। उस कौन से केसेस का क्या स्टेटस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वेबसाइट पे उपलब्ध होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट वायलेटर्स। कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर उसने लॉ को अगर वायलेट किया है तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, क्षेत्र का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इन सारे रीजन का जो है विकास, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है जिसकी वजह से इन सारे जगह जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्रोथ, डेवलपमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम लोग रूट कॉज को एड्रेस कर सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं ये जो पूरा लॉ है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो और ठीक ढंग से होना चाहिए। तो हम यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक केस था, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर किसी की भी मौत हो, ठीक है, चाहे कॉमन मैन हो या फिर कोई भी जो विक्टिम हो, विद्रोही हो, ठीक है, उन सभी की मौत की पूरी जांच होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया है कि अगर इंक्वायरी में ये पाया जाता है कि जो भी विक्टिम है वो विद्रोही ग्रुप से था, ठीक है, वो विद्रोही ग्रुप से भी था, तो भी उस पर पूरी तरीके से यहाँ पे एक जांच होनी चाहिए कि कहीं यहाँ पर अत्यधिक या फिर प्रतिरोधी बल का तो प्रयोग नहीं किया गया है आर्म फोर्सेस के द्वारा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अपराध करने वाले सेना के जवानों की पूर्ण प्रतिरक्षा भी जो है वो समाप्त कर दी गई थी इसमें, कि उनके पास जो है ये ऐसी कोई भी इम्यूनिटी नहीं होगी कि उनको प्रोसिक्यूट
सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है। तो एफ्स्पा जो है ये एक सॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि इसको एक सॉल्यूशन की तरह नहीं देखा गया, आजकल जो है देखा नहीं जा रहा, जबकि इसको देखा जा रहा है कि इससे जो है ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। ये एक ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन का जो है वो एक सिंबल बन गया है। तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है कि जो संतोष हेगड़े कमेटी ने कहा था कि हर 6 मंथ्स पे इसको जो है रिव्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको जो है एरिया बाय एरिया जो भी पार्ट्स हैं किसी स्टेट के, वहाँ के हिसाब से केस बाय केसेस पे रिव्यू करना ज़रूरी है। और जहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे मिलिटेंसी में कमी आती है तो वहाँ से जो है एफ्स्पा को धीरे धीरे जो है वो रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि त्रिपुरा से जो है रिमूव किया गया है, इसी तरह जो है मेघालय से जो है रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के जहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें एस्पा को रिमूव करने की ज़रूरत है, जो कि सेकेंड ARC रिपोर्ट भी कहती है, जीवन रेड्डी रिपोर्ट भी कहती है। ठीक है, तो लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो हैं इंडिया के जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि तो वहाँ के जो नेबरिंग इलाके हैं इंडिया के, जैसे कि JNK नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो ये जो बॉर्डर है यहाँ से जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है हर 6 महीने पे रिव्यू करने की ज़रूरत है, और अगर यहाँ पे भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ कम पाई जाती हैं तो एस्पा को पूरी तरीके से रिपील कर देना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टॉलरेंस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज। सहिष्णुता शब्द से आप क्या समझते हैं, सिविल सेवा में ये क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और यहाँ पे बहुत सारी जो है एथनिक डाइवर्सिटी हैं, अलग अलग तरह के जो है रिलीजन है, कास्ट है, क्लास है। तो यहाँ पे इंडिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स नेशन है। हर रिलीजन, कास्ट है, क्लास है, उनके अलग अलग जो है ओपिनियन होते हैं, हर अलग अलग लोग के ओपिनियंस हैं, उनके अलग अलग बिलीव्स हैं, अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से उनके अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, और हमें जो है इस पर बहुत ही ज़्यादा गर्व भी होता है। हम इंडिया के लिए कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और तो इन्हीं सभी डिफरेंस को जब हम रेस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं लोगों के, दूसरों के ओपिनियन को, दूसरे के बिलीफ को, दूसरे के कल्चर को, तो उसको क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, या फिर सहिष्णुता कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूसरों के विचारों को, विश्वासों को, प्रथाओं, व्यवहार, धर्म आदि के अंतर का सम्मान करना और स्वीकार करना, भले ही हम इससे सहमत हो, भले ही जो है हमारे ओपिनियन से उनका ओपिनियन अलग हो, लेकिन उसको रेस्पेक्ट करने को ही क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक हारमनी है, हमारे जितने भी जो अंतर हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं, लोगों के अलग अलग बिलीव्स हैं, उसमें जब सामंजस्य बिठाते हैं, उसमें जब हम लोगों के एक्सेप्ट करते हैं, जितने भी जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल लोगों, दूसरों के ही जो है राइट्स को रेस्पेक्ट करें। ठीक है, दूसरों के ओपिनियंस, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस को केवल जो है रेस्पेक्ट करना ही जो टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें खुद के, ठीक है, हमें खुद के विचार को व्यक्त करने के लिए। अगर जो है सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं होगी तो हम खुद, हमारे जो खुद के जो विचार हैं, हम उसको भी व्यक्त करने से डरेंगे कि कहीं अगर किसी के ओपिनियन के साथ या फिर बिलीव्स के साथ अगर क्लैश करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो राइट टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, उसके लिए भी टॉलरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि समाज में अगर पीस, ठीक है, शांति और स्थिरता को बनाना है तो जो है टॉलरेंट होना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जितने ज़्यादा इनटॉलरेंट होंगे तो उससे उतनी ही ज़्यादा जो है हमारे बीच में क्लैशेस होंगे, जिससे कि अलग अलग तरह के वायलेंस जो है उसको उस वायलेंस जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर ये जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है सिविल सेवाओं में। ठीक है, इसकी क्या महत्व है सिविल सर्विसेज में। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है बेटर डिसीजन मेकिंग। हमें जो है हमें हमारे निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि अगर हम लोग टॉलरेंट होते हैं तो हम लोग अलग अलग बिलीव्स को,
अलग अलग ओपिनियन को, ठीक है, ओपन माइंड होके सोचते हैं। हम लोग अलग अलग तरीके से जो है चीज़ों को लर्न करने के लिए जो है एक प्रेरित होते हैं, तो जिससे कि हमारे जो थिंकिंग होती है वो और ज़्यादा डाइवर्स होती है। हम अलग अलग आइडियाज़ जो हैं उसको जो है अलग अलग आइडियाज़ पे काम करने के लिए जो है तैयार रहते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, जिससे कि हमें जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ अगर हम टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, तो वो जो हमें जो इम्पल्सिव डिसीजन जो होता है उसमें भी जो है इम्पल्सिव डिसीजन जो है हम इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते, हम कह सकते हैं, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजन होता है कि हमने बस कोई चीज़ सुनी और हमने तुरंत ही उस पर रिएक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम टॉलरेंट होते हैं तो हम पूरी जो है समस्या को सुनते हैं, उस पर जो है विचार करते हैं और उसके बाद ही किसी चीज़ पर जो है एक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, वहाँ पर जो है किसी अलग कम्युनिटी के लिए जो है या फिर माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेंट आती है, तो वहाँ पे वो उसको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, उसको बैठना है, सोचना है, दोनों पक्षों को सुनना है और उसके बाद ही कोई भी एक्शन लेना है, ठीक है। तो इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, उसके लिए भी हमारा टॉलरेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस। कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कमज़ोर व्यक्ति को अगर कोई जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, जितने भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। तो जितने भी जो वीकर सेक्शन के लिए हम तभी काम कर सकते हैं जब हम टॉलरेंट होंगे, ठीक है। टॉलरेंट हम कैसे होंगे, जब हमारे अंदर कंपैशन होगा, एम्पैथी होगी, सहानुभूति होगी। और सहानुभूति कंपैशन कब होगा, जबकि हम टॉलरेंट होंगे, ठीक है। हम दूसरे व्यक्ति के लिए जब हम टॉलरेंट होंगे, जब हम उसके विचारों को, उसके कल्चर को, उसकी रिलीजन को, उसकी एथनिसिटी को जब हम रिस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम ज़्यादा टॉलरेंट होंगे। हम उनके प्रति जब एम्पैथी रखेंगे, तभी हम उनका उत्थान कर सकेंगे। इसी तरह जो है पॉलिटिकल लाइफ जो है उसमें भी हम कह सकते हैं ये जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। क्योंकि जो है हमें जो बेसिक राइट्स हैं दूसरों के, उसको रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी हमारे जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जो हैं उसको रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर कोई हमारे जो है व्यूज़, अगर हमारे और उनके व्यूज़ अगर आपस में नहीं मिलते तो उनके खिलाफ जो है कोई भी इंक्वायरी बिठा दी जाए। तो यहाँ पर जो है सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ में भी पॉलिटिकल लाइफ में भी टॉलरेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर इलेक्शन कैंपेन में देखा गया है कि किसी रिलीजन के अगेंस्ट बोल दिया जाता है, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है पॉलिटिकल लाइफ में इस तरीके से जो है ये हमारे जो पूरी कम्युनिटी जो है उसको और ज़्यादा विभाजित करती है, अगर ऐसा कोई भी इंस्टेंस होता है तो। इसके साथ साथ जो है ये सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूसरों के जो है बिलीफ को, ओपिनियन को जो है पूरी तरीके से रेस्पेक्ट करें। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे ओपिनियंस और बिलीव्स को दूसरे लोग एक्सेप्ट करें, उसी तरह दूसरे लोगों के भी ओपिनियंस, बिलीव्स, रिलीजन, कल्चर, उनको हमें एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी को और ज़्यादा जो है वो मजबूत करता है। यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी क्या होती है कि हम अपने विचार जो है वो खुलकर व्यक्त कर सकें और दूसरे लोग जो है हमारे विचारों को जो है रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो हम अपने जब विचार को डिसेंट तरीके से, रेस्पेक्टफुल तरीके से अगर हम व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा जो है मजबूत करता है। और ये जो अपने व्यू पॉइंट को जो है व्यक्त करना, ठीक है, ये लोगों की जो है सबसे बड़ी जो है एक राइट है। यही हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है। और ये जो है हर जगह टॉलरेंस जो है ये हर स्फेयर ऑफ लाइफ में जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पूरे हम समाज में शांति और स्थिरता को जो है यहाँ पर हम लोग बनाए रखते हैं। अगर हम लोग टॉलरेंट नहीं होंगे दूसरों के ओपिनियन के लिए, या फिर अगर हमारी जो डेमोक्रेसी है अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो है डिक्टेटरशिप की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशंस, ठीक है, हमें जो है नई स्थितियों के लिए अनुकूल बनाता है। कई सिविल सर्वेंट्स जो है उनका जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको कई बार ऐसा होता है कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है पोस्ट कर दिया जाता है। कई बार जो है उनकी ऐसे ज़िले में पोस्टिंग हो जाती है जो कि किसी
विशेष कास्ट या फिर विशेष रिलीजन बाहुल्य इलाका होता है, ठीक है, वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी विशेष रिलीजन या फिर विशेष कास्ट की है, और अगर वो उस कास्ट से नहीं बिलोंग करते हैं और वो टॉलरेंट नहीं हैं, तो वो अपना काम जो है वो पूरे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उन्हें जो है उस पूरी न्यू सिचुएशन में अडेप्ट करने में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी और वो अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है टॉलरेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी कास्ट रिलीजन को एक्सेप्ट करना, उनको रेस्पेक्ट करना और उनके प्रति जो है पूरी तरीके से डिलीजेंटली ड्यूटी को परफॉर्म करना एक सिविल सर्वेंट्स के बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं एफिशिएंट, ठीक है। ये जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर वो टॉलरेंट होते हैं तो उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, उनको और ज़्यादा जो है इम्पार्शियल बनाता है, उनका काम जो है वो और ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, नॉन पार्टीसन तरीके से कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं होकर इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, जिससे कि उनकी एफिशिएंसी, ऑनेस्टी, ठीक है, वो अपना पूरा काम जो है वो और ज़्यादा ऑनेस्टी से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक जो सिविल सर्वेंट जो है वो जो है हर किसी को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकता अगर वो टॉलरेंट नहीं है। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सबको इक्वल ट्रीट करे, जिसके लिए कि उसके अंदर टॉलरेंस लेवल जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम देखें तो जॉन रॉल्स, ठीक है, जॉन रॉल्स और जो है माइकल वेल्जर ने भी कहा था कि जो है टॉलरेंस जो है, ठीक है, जो टॉलरेंस जो है ये पॉजिटिव सिविक एंड मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, पॉजिटिव सिविक एंड मॉरल ड्यूटी है, जो कि और जिसको कि हमें जो है पूरी तरीके से निभाना चाहिए। हमें हर इंडिविजुअल को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट का है, किस क्रीड का है, किस कलर, रिलीजन, कास्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक पॉजिटिव सिविक एंड मॉरल ड्यूटी है। इसके साथ साथ ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या को सुलझाने में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। जब भी कोई सिविल सर्वेंट जो है वो विशेष कम्युनिटी के साथ कार्य कर रहा है, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी हो गई या फिर रिफ्यूजी क्राइसिस पे काम कर रहा है, तो उसके लिए भी जो है टॉलरेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो दूसरे पक्ष को भी अच्छे से सुन सकें। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए जितने भी जो हमारे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसको अपहोल्ड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, सेक्युलरिज्म कहा गया है, और सेक्युलरिज्म कब आएगा, जब हम टॉलरेंट होंगे। इसके साथ साथ ये जो है सुशासन में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो टॉलरेंस जो है वो सभी सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ठीक है, या फिर पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं, उनमें एक फाउंडेशनल वैल्यूज़ का काम करता है, उसमें एक आधारभूत मूल्य है जो कि उनमें होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत करता है, ये हमारी विविधता को और ज़्यादा प्रमोट करता है, ये हमारे जो ह्यूमन राइट्स है उनको अपहोल्ड करने में काम करता है, सोशल वेलफेयर, सोशल हार्मनी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ साथ जो है हमारे पूरे सोसाइटी में पीस, स्टेबिलिटी लाने में भी बहुत ही ज़्यादा कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा जो है एक योजना शुरू की गई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है इंडिया की, उसको यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिससे कि लोगों के बीच में जो है दूसरे कल्चर को लेके भी और ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो, वो और ज़्यादा उसको रेस्पेक्ट कर सकें, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।